तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम क्या पढ़ रहे थे, टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। पहले क्लास में हमने देखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे निकालेंगे, उसके बाद वाले क्लास में हमने देखा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे निकालेंगे। आज के क्लास में हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, मतलब अगर दो कर्व इंटरसेक्ट हो जाते हैं तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। मान लो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है, और दो कर्व बन गए। एक कर्व मान लो कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, ये हो गया मान लो C1, और दूसरा और एक कर्व आया जो कि मान लो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और ये हो गया C2। ये कर्व है C1, ये कर्व है C2, ठीक है। ये दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जो कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं मान लो P। मान लो P। अब इस पॉइंट से दो टेंजेंट बन सकते हैं। एक टेंजेंट किसके लिए बनेगा, जो कि C1 के लिए बनेगा, और दूसरा टेंजेंट किसके लिए बनेगा, C2 के लिए बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? चलो, तो C1 के लिए टेंजेंट कैसे बनेगा? C1 के लिए टेंजेंट ऐसे बना, जो ब्लैक पेन से बना रहा हूं, ये हो गया C1 के लिए टेंजेंट। और C2 के लिए टेंजेंट कैसा हो जाएगा, जो रेड पेन से बना रहा हूं, ये देखो कुछ ऐसे बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? मान लो ये वाला जो टेंजेंट है इसको मैं C1 के लिए जो है उसको मैं नाम दे देता हूं टेंजेंट 1 T1, और जो रेड पेन में बना हुआ है मतलब जो C2 के लिए टेंजेंट है वो मान लो T2। ये बन गया, ठीक है। अब देखो मुझे निकालना है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब एंगल बिटवीन टू कर्व्स के लिए एक एंगल तो ये बन जाएगा, ये वाला एंगल जो कि T1 और T2 के बीच में होगा। और एक अगर मान लो ऐसे दो लाइन है, एक एंगल तो मैंने ये वाला बनाया और दूसरा ये वाला भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं ये वाला ही क्यों लूं? आप में से कोई बोलेगा सर ये वाला ना लेके ये वाला लो, कोई गलत नहीं है, परसेप्शन सेम है। लेकिन मैथ्स में जनरली हम जो इस एंगल के बारे में बात करते हैं वो स्मॉलेस्ट एंगल होता है। मतलब अगर ये दो एंगल है, इन दोनों एंगल में से कोई एक एंगल बड़ा होगा, कोई एक एंगल छोटा होगा। तो जब भी हम यहाँ पे एंगल बिटवीन टू कर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है जो एंगल है वो हमेशा छोटे एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये बाय डिफॉल्ट हर मैथमेटिशियन, हर स्टूडेंट याद रखना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो गया थीटा। अब मुझे ये थीटा एंगल निकालना है, ठीक है, कितना होगा। अब मान लो ये जो एंगल है जो कि T2 बना रहा है, T2 जो बना रहा है वो मान लो φ1 बना रहा है, किसके साथ, x एक्सिस के साथ। और जो T1 जो एंगल बना रहा है वो T1 जो बना रहा है वो मान लो φ1, और T2 जो बना रहा है वो मान लो φ2। एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब अगर हम यहां पे देखें तो थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये φ1 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस φ1, ये होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस φ2 प्लस 180 माइनस φ1 इज इक्वल टू 180, ये होना चाहिए। तो 180 गेट्स कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा φ1 माइनस φ2, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। चलो अब यहां पे मैं बोथ साइड tan ले लेता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan थीटा
इज इक्वल टू tan phi1 माइनस phi2। ये होगा या नहीं होगा? अब यहां पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला जो हम छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या है tan a माइनस बी का फॉर्मूला? tan phi1 माइनस tan phi2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan phi1 इंटू tan phi2। ये होगा या नहीं होगा? चलो, अब tan phi1 कितना है? ये तो मुझे क्या मिल गया? ये मुझे tan थीटा मिल गया। अब tan phi1 कितना है? tan phi1 इस टेंजेंट का t1 का स्लोप है। tan phi1 हमारा कितना है? tan phi1 विल बी इक्वल टू d c1 बाय d x एट पॉइंट P। ये होगा या नहीं होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कर्व, स्लोप हम निकालते थे और tan phi का मतलब भी स्लोप होता है, तो tan phi1 हमारा क्या हो जाएगा? dc1 बाय dx होल टू किस एट द पॉइंट P। ये होगा। और वैसे ही tan phi2 हमारा कितना हो जाएगा? tan phi2 विल बी इक्वल टू dc2 बाय dx एट पॉइंट P। होगा या नहीं होगा? होगा। अब ये दोनों का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में डाल दो तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू dc1 बाय dx एट P माइनस dc2 बाय dx एट पॉइंट P डिवाइडेड बाय 1 प्लस dc1 बाय dx एट पॉइंट P इंटू dc2 बाय dx एट पॉइंट P। ये होगा या नहीं होगा? अब ये तो हमें करना आता है डिफरेंशिएशन, स्लोप निकालना, ये तो हमने सीखा हुआ है। स्लोप निकल गया, थीटा मुझे चाहिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ दिस। होगा या नहीं होगा? थीटा विल बी इक्वल टू कितना? थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ dc1 बाय dx एट P माइनस dc2 बाय dx एट P होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस dc1 बाय dx एट P इंटू dc2 बाय dx एट P। ये होगा या नहीं होगा? और यही मुझे चाहिए था। मुझे एंगल चाहिए था। अब अगर मान लो आपको दूसरा वाला एंगल निकालना हो, अगर ये आपको मिल गया तो दूसरा वाला एंगल, मतलब जो ये वाला एंगल है, कहां गया? ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। आराम से डाल दो तो आपको ये वाला एंगल भी मिल जाएगा, तो दोनों एंगल मिल गया। तो एक चीज यहां पे हमेशा याद रखना, एंगल, ठीक है, अगर दूसरा वाला निकालना के लिए क्वेश्चन में बोला है तो 180 माइनस थीटा कर दो, वो एंगल निकल जाए। समझ में आया या नहीं आया? चलो इसको लिख लो। अब इसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बन जाएगा। लिख लो इसको। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है? फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स xy इक्वल टू 6 एंड x2y इक्वल टू 12। ठीक है, बोला है कि ये दो कर्व्स हैं, इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए पहले हमें ये निकालना होगा कि ये दोनों मीट कहां पे कर रहे हैं, तभी तो जाके एंगल निकालेंगे। तो पहले इनका इंटरसेक्शन, यदि इन दोनों का कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या बोला है? एक्स वाई इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/y। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब इसका x का वैल्यू इधर डाल दो या फिर इसको ऐसे करो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/x। क्यों मैंने किया? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू डालते तो स्क्वायर वेयर करना पड़ता है, तो मैं अभी को छोड़ो। अब क्या गिवन है? x² y इक्वल टू 12 गिवन है, तो x² इंटू वाई की जगह पे 6/x इज इक्वल टू 12। तो x से एक x गेट्स कैंसल्ड, तो x इज इक्वल टू 12/6 विच इज इक्वल टू 2।
ये आ गया x का वैल्यू। अब x का वैल्यू इधर डाल दो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो गया 6/2 3, 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व क्या हो गया, मान लो P2,3, मतलब P2,3 पे ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें मिल गया। अब इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, अब इनके बीच में एंगल निकालना है, एंगल निकालना है ना। तो एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों कर्व के वजह से जो टेंजेंट बन रहा है वो टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा। तो क्या बोल रहा था, हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये किस इन दोनों कर्व पे जो इन दोनों का टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फॉर C1 किसको, मैं इसको C1 ले ले रहा हूं, ठीक है, और इसको C2। तो C1 कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ xy इज इक्वल टू d/dx ऑफ 6। तो ये कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, तो x बाहर dy/dx प्लस y बाहर इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx विल बी इक्वल टू -y/x, ये होगा या नहीं होगा। और dy/dx एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, एट पॉइंट P -3/2। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व 1 आ गया। कर्व 1 कौन सा है, इस वाले के लिए। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर कर्व 2 निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर C2 तो कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ x² इज इक्वल टू d/dx ऑफ 12। तो कितना हो जाएगा, x² बाहर इंटू dy/dx प्लस y बाहर और 2x इज इक्वल टू 0। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2yx -2yx डिवाइडेड बाय x²। तो एक गेट्स कैंसल, तो दैट इज इक्वल टू -2y/x। तो dy/dx एट P पॉइंट कितना हो जाएगा, -2 इंटू 3 -6/2 विच इज इक्वल टू -3। ये होगा या नहीं होगा, समझ में आया। इसके लिए मैंने पहले इस वाले कर्व के लिए स्लोप निकाला, इस वाले कर्व के टेंजेंट के लिए एक स्लोप निकाला, दो अलग अलग। अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल, तो tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 कितना निकला है, -3/2 माइनस ऑफ -3 मतलब +3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -3/2 इंटू -3, ये होगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इधर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 6 - 3/2 होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 9/2। तो 2 + 9 11/2। तो दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2/11। तो 2 गेट्स कैंसिल, तो 3/11। तो एंगल कितना आ गया, थीटा, tan थीटा इक्वल टू 3/11। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, किधर लिखे, इधर लिख देता हूं, क्या निकला, tan थीटा इक्वल टू
3/11, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/11। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही पूछा था। समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखो क्या बोला है, सो दैट द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड xy इक्वल टू k कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा होगा, 90 डिग्री। इफ 8k² इक्वल टू 1, ये कंडीशन गिवन है। कुछ नहीं, जैसे करना होता है वैसे ही करेंगे। पहले स्लो आते हैं सोल्यूशन पे। क्या गिवन है इक्वेशंस, पहले x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर और एक दूसरा गिवन है xy इक्वल टू k, ये गिवन है ना। तो पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो गिवन नहीं है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहां से x का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो y³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू k टू द पावर 1/3। ये होगा या नहीं होगा, होगा। x का वैल्यू y स्क्वायर है, x के जगह पे y स्क्वायर इंटू y³ इक्वल टू k, तो y इक्वल टू कितना हो गया, k टू द पावर 1/3। ये हो गया। अब उसी में से y का वैल्यू अगर इसमें डालेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, k टू द पावर 2/3। ये होगा या नहीं होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P हमारा क्या हो गया, k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद हमें क्या बोला है कि ये दोनों कर्व्स क्या है, ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों राइट एंगल्स पे कट कर रहे हैं। चलो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस वाले इक्वेशन को। तो dy/dx क्या गिवन है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। इसको मैं अगर c1 मान लू, कर्व 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ c1 कितना हो जाएगा, 2y dy/dx इज इक्वल टू 1। ये होगा। तो dy/dx कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2y। ये होगा। तो dy/dx एट p कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू y के बदले क्या है, k टू द पावर 1/3। ये होगा या नहीं होगा, 2k टू द पावर 1/3। ये हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट c2 कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट C2 क्या है, ये वाला इक्वेशन। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x रहा इंटू dy/dx प्लस y रहा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो गया, -y/x। तो कितना हो जाएगा, -k टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय k टू द पावर 2/3। ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस को बाहर रखो, k टू द पावर 1/3 माइनस 2/3। ये होगा, क्योंकि बेस सेम है और पावर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर बेस सेम होता है और डिवीजन में है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -k टू द पावर, ये हो गया 3 1 माइनस 2 -1/3 -1/3। ये होगा। तो के हाँ, ये एट p। तो dy/dx मतलब c2 का कर्व इतना आ गया और c1 का कर्व इतना आ गया या नहीं आ गया। अब अगर ये दोनों कर्व्स कट कर रहे हैं
कैसे 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से तो कंडीशन क्या बोला था, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, है ना। तो एज इफ द कर्व्स कट इन 90 डिग्री या राइट एंगल्स देन m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू -1, ये होना चाहिए। अब दोनों को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं -1 आता है या नहीं। तो 1/2 टू द पावर, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 इंटू के टू द पावर -1/3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं इसको, और वो कितना हो गया इंटू माइनस ऑफ के टू द पावर -1/3, ये होगा या नहीं होगा, होगा, हाँ हुआ। हाँ हाँ अबे 1/3 -2/3 टू सामने बड़ संख्या अच्छी, बड़ संख्या 2 सामने माइनस अच्छी तो -1/3 होनी। तो को दुनिया रे अच्छा कि रे सब निद विद मारछ ना भांग भांग खाई बसछ, हैं। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, और एक माइनस साइन है, माइनस भी बाहर ले आया, कितना हो जाएगा k टू द पावर -1/3 प्लस -1/3, ये हो जाएगा। क्यों, ये दोनों मल्टीप्लाई में अगर करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा शुड बी इक्वल टू ये -1 और इधर भी -1, ठीक है, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 इंटू क्या हो जाएगा k टू द पावर -2/3, ये हो जाएगा इक्वल टू 1, होगा या नहीं होगा। होगा। अब अगर बोथ साइड में क्यूब कर दूं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू k टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1 का क्यूब हो गया 1, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1/8 k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको क्या मैं 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल बोथ साइड, 1 का मतलब 1/1 भी तो होता है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, और वही कंडीशन इधर है। तो अगर दोनों राइट एंगल में कट कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होना चाहिए 8k स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1, और यही कंडीशन मुझे यहां पे भी मिल रहा है, और जिससे हमारा ये प्रूव हो गया कि ये दोनों 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानने से पहले हमें और एक चीज के बारे में समझना है, ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होता है। ऑर्थोगोनल कर्व्स कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, डरना मत नाम सुन के। मान लो ये एक कर्व है C1 और ये एक कर्व है C2,
ठीक है, मान लो ये दोनों एक पॉइंट पे बस टच करके निकल गए, मान लो इस P पॉइंट पे दोनों कर्व बस टच करके निकल गए, तो अगर बस टच करके निकल गए देन क्या होगा, अगर उस टाइप ऑफ कर्व को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स। ठीक है, अगर दो कर्व्स एक पॉइंट पे बस टच करके चले जाए, बिना इंटरसेक्ट किए बस टच करके चले जाए, हम उस टाइप ऑफ कर्व्स को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो ऑर्थोगोनल कर्व्स होने के लिए कंडीशन क्या होना जरूरी है, कंडीशन ये होना जरूरी है कि इनके बीच में जो एंगल होगा, अगर इफ टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, इफ टू कर्व्स are orthogonal, then angle between them मतलब दोनों कर्व के बीच में जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू इज π/2, मतलब 90 डिग्री होगा। अगर दो कर्व्स हैं और वो एक पॉइंट पे टच करके जा रहे हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा π/2 होगा। ठीक है, तो अगर π/2 होगा मतलब 90 डिग्री होगा, तो अगर 90 डिग्री होगा देन m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, ये होगा। ठीक है, और दैट ऑल्सो इंप्लाइज dc1/dx एट p इंटू dc2/dx एट p इज इक्वल टू -1 होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ के रखो। ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होता है, पहला, टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ इट टचेस ए पॉइंट एंड डज नॉट इंटरसेक्ट। अगर वो इंटरसेक्ट ना कर रहा हो, बस एक पॉइंट पे टच करके निकल जा रहा हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स। ठीक है, इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है क्या, सो दैट द कर्व्स xy इक्वल टू a स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर टच ईच अदर। मतलब ये बोल रहा है कि प्रूफ करो ये दोनों ऑर्थोगोनल है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। पहले हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। कर्व क्या क्या गिवन है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय वाई, और उसी इक्वेशन को इज स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो x के जगह पे ये, तो a⁴ बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर एलसीएम a⁴ प्लस y⁴ इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, a⁴ प्लस y⁴ इज इक्वल टू 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आएंगे तो a⁴ माइनस 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y⁴ इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस a हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। वैसे ही y का वैल्यू इधर डाल दो तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अगर मैं a स्क्वायर बाय सिर्फ प्लस a डालता हूं तो यह हो जाएगा a, और x इक्वल टू a स्क्वायर बाय माइनस a डालता हूं तो माइनस a, ये हो जाएगा। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले रहे बेटा। चलो ठीक है, इंटरसेक्शंस आर, एक तो होगा a जब पॉजिटिव होगा a, ये p ले लो, एंड q, और वो कब होगा जब -a, ये होगा। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गए। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलने के बाद हम क्या करते थे, हम इसको डिफरेंशिएट करते थे,
है ना। तो बोथ साइड चलो डिफरेंशिएट करते हैं। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मैं अगर मान लेता हूं C1, तो फॉर C1 कितना हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा। ये किसके लिए, ये एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो प्रोडक्ट रूल लगाया। वैसे ही C2 के लिए करेंगे। C2 के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x बाय 2y, तो 2 गेट्स कैंसिल, माइनस x बाय y, ये हो जाएगा, होगा। अब मैंने क्या बोला, ये दोनों टच कर रहे हैं, ये प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ करने, अगर टच कर रहे होंगे तो अच्छा टच कर रहे हैं, अच्छा ये तो स्लोप तो निकाल लो। ये हो जाएगा P के लिए, P के लिए कितना हो जाएगा, a बाय a, तो -1। अगर P के लिए निकालें तो इधर भी dy बाय डी एक्स, P के लिए निकाले तो -a बाय a, तो 1 -1, ये हो जाएगा। P के लिए निकाले, ये P के लिए निकाले तो माइनस एक, y के जगह पे a, x के जगह पे a, तो -1। और वैसे डी वाई बाई डी एक्स एट P इधर निकाल ले C2 के लिए, तो कितना आया, a बाय a, तो वो भी -1 आया या नहीं आया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं, है ना, इक्वल हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स एट P इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट P, ये है। यहां पे इधर अगर मैं इसको मिटाऊं, ऊपर वाला, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एज डी वाई बाई डी एक्स एट P फॉर C1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट P फॉर C2 are equal, therefore both the curves touch at P। और वैसे ही Q के लिए निकालने चाहो तो Q के लिए भी डाल दो, वही सेम आ जाएगा। सिमिलरली both the curves touch at, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। समझ में आया या नहीं आया। बाकी और ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके बुक में आपको मिलेंगे। एक्सरसाइज वगैरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तो टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल खत्म होता है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा आसान टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।